हेलो एंड वेलकम टू नो एकेडमी। दोस्तों, नो एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जेपीएससी 7 के सीरीज़ में आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा लेक्चर जो कि मोशन से रिलेटेड है उसका स्टडी करेंगे। मोशन के बारे में समझेंगे। पिछले क्लास में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, जो बड़ा ही आसानी से हम लोग उसका नोट्स भी देखे और हर पॉइंट पर हमने चर्चा किया। बाकी के इसी तरह से लेक्चर हम डे टू डे आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें ज़रूर दें ताकि हम इसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत रहे तो हम उसे करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं। गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति, डेफिनेशन देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से बदल रही हो तो वस्तु गति में कही जाती है। यह एक रिलेटिव मोशन के टाइप में काम करता है। जैसे अगर मान लें हम कि एक बॉडी है, इसके रिलेटिव दूसरा बॉडी यहाँ हम ले लेते हैं। अगर दूसरा बॉडी के कंपैरिजन में, इसमें कंपैरिजन करना है, दूसरा बॉडी के कंपैरिजन में अगर ये पहला बॉडी जो है, हमारा पहला वस्तु जो है, ये मोशन में अगर नज़र आ रहा है, अगर ये इसमें चेंजिंग है, अगर अपना स्टेट को ये बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम मोशन में कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहला बॉडी के अपेक्षाकृत दूसरा बॉडी जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं मोशन में होनी चाहिए, तब जा कर के उसे हम गति कहेंगे, मोशन कहेंगे। तब हम कह सकते हैं कि हमारा पहला बॉडी जो है वो मोशन में है। आइए अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ देखिए दो प्रकार से पढ़ते हैं इसको हम। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि बोलेंगे और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि बोलेंगे। एक एक करके हम दोनों को देखते हैं, क्या है अदिश राशि और क्या है सदिश राशि। सॉरी। स्केलर क्वांटिटी जो है वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। ये सब चीज़ को आप याद रखेंगे कि द्रव्यमान जो है हमारा अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। अब जैसे द्रव्यमान की बात अगर हम कर लें तो द्रव्यमान, सपोज आपने कह दिया कि 5 kg राइस, इसका मतलब होता है कि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 5 kg राइस, ये अपने आप में सेंटेंस पूरा हो जाता है। उसी प्रकार अगर चाल की हम बात करें तो चाल, हमने कहा कि 10 किलोमीटर हमने तय किया। कोई इंसान है जो 10 किलोमीटर किसी जगह जाने में लगाता है, अगर उसका डिस्टेंस कहीं गया और उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो वो कह सकता है कि हमारा चाल जो था ये 10 किलोमीटर हमने तय किया। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, अगर ये दूरी सपोज 10 किलोमीटर है, समय आपने लगा दिया 30 मिनट्स लगा दिया अगर, तो हम कह सकते हैं ये 10 किलोमीटर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसलिए कि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। 10 किलोमीटर आप कहीं भी तय कर सकते हैं। बाकी समय जो है, अभी हमने पढ़ा कि समय जो है सो अदिश राशि है, तो ये अदिश हो गया, दूसरा भी अदिश है। इसका कहने का मतलब है कि चाल हमारा अदिश राशि होगा। जब ये अदिश, पहला दूसरा भी अदिश, इस तरह से चाल भी अदिश राशि हो गया। आइए अब आगे देखते हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि क्या है? इसी प्रकार हम कार्य का भी देख लेंगे, ऊर्जा का भी देख लेंगे, फिर समय का भी देख लेंगे। आप इसे मोटा मोटी याद रखेंगे। सवाल में आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, उन 4 ऑप्शन में से ये भी रहेगा कि कौन इसमें अदिश है और कौन सा सदिश है। अगर आप जान रहे हैं तो डायरेक्टली उसे पिक आउट कर सकते हैं। देखिए दूसरा हम क्या पढ़ना जा रहे हैं, एक है सदिश राशि। सॉरी, सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसी राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो दिशा भी होता है। जैसे परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। हमने कहा आपको कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ,
यहाँ क्या आ जा रहा है, दिशा हम मेंशन कर दे रहे हैं। ये जब दिशा हम मेंशन करेंगे तो ये स्केलर ना हो करके वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे 5 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ हम बता रहे हैं तो ये दिशा को भी बता रहे हैं। उसी प्रकार वेग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे वेग, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। जैसे अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण एक्सेलरेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है, इसका यूनिट हम देखें मीटर पर सेकंड होता है। मीटर ये डिस्टेंस को बता रहा है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और ये टाइम सेकंड को सेकंड टाइम को बता रहा है। तो ये डिस्टेंस जो था हमारा, ये डिस्टेंस जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है, और टाइम अदिश राशि है। अब डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है, देखिए डिस्टेंस जो होता है, एक दो चीज़ होता है, हमको दो चीज़ देखने को मिलेगा, आगे पढ़ेंगे कि देख लीजिए यहीं पे कि डिस्टेंस जो है वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई कहलाती है। सपोज आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, अगर यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पॉइंट ए है, ए से बी तक का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, तो ये किसी भी रास्ते से होकर के आप जा सकते हैं। मान लीजिए ये रास्ता हो गया पहला, दूसरा ये हो गया, तीसरा और इसी तरह से ये हो गया। तो आप 3 रास्ते हैं आपके पास, इन तीनों रास्ते में से कोई भी रास्ता को फॉलो करके आप जा सकते हैं। सपोज आपने पहला रास्ता को फॉलो किया, तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले रास्ते में इतना घूमे, फिर यहाँ से आप अपने टारगेट पॉइंट पर पहुँचे। दूसरा में क्या है कि आप डायरेक्ट चले। तीसरा में क्या है, फिर इसी तरह से घूम घाम करके, घूमते हुए, मौज मस्ती करते हुए आप दूसरे पॉइंट पर पहुँचे। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है टोटल वो दूरी जो तय की आप उसको कंसिडर करता है। जबकि दूसरा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट जो है सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे विस्थापन जो होता है, विस्थापन जिसे बोलते हैं आप, तो विस्थापन वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक, देख लीजिए, वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, देखिए यहाँ न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या एक अदिश राशि है। जैसे हमने डिस्टेंस में भी क्या देखा कि 3 रास्ते तक किसी भी रास्ते को फॉलो कर ले रहे हैं आप, और जो पथ आपने तय किया, जिस मार्ग को आप चले, उस मार्ग में जितना दूरी आपने तय किया वो टोटल कंसिडर कर रहे हैं, किसमें, डिस्टेंस में। लेकिन विस्थापन जिसे आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसमें क्या है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने के बाद जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मिलता है उसी ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सपोज ये ए है और ये बी है, तो हम इधर से घूम के यहाँ गए एक रास्ता, दूसरा ये था, तो इन रास्ते के बजाय हमारा कहने का मतलब है ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल था तो इनिशियल और फाइनल को आप मिलाए तो ये रास्ता मिल गया आपको। तो ये रास्ता जो मिला, इससे छोटा और रास्ता हो ही नहीं सकता है इसमें। तो ये इनिशियल और फाइनल को मिलाने के बाद जो मिला आपको, इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्टेंस क्या था, टोटल एरिया कवर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस ये नहीं, ये भी है, लेकिन डेफिनेशन के अनुसार डिस्टेंस टोटल, अगर ये ऐसा ना होकर के, सीधा ना होकर के, अगर जिगजैग में चलते या तो इधर भी चलते तो वो डिस्टेंस में कंसिडर हो जाता, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट में कंसिडरेशन उसका नहीं करते हम। बट डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेंगे हमेशा। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो होता है उसमें इस तरह के रास्ते आ ही नहीं सकते। उम्मीद है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ गए होंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे, त्वरण, एक्सेलरेशन जो देख रहे थे, एक्सेलरेशन तो डिस्टेंस बटे टाइम था उसमें, तो वो डिस्टेंस मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है इसका यूनिट हम देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये मीटर का जो है हमने देखा कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो इस प्रकार से एक वेक्टर हो गया इसमें, तो एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सदिश राशि हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डेफिनेशन हम देख चुके हैं। आगे आइए हम देखते हैं कि चाल, स्पीड जो होता है। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे थे
कि सदिश राशि जो होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए वो वेक्टर होता है, वो क्या है, सदिश राशि है। अब कैसे सदिश राशि, आप तो देख ही लिए कि ए से हम बी तक पहुँचे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये देखिए, इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ डायरेक्शन को भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ डायरेक्शन को भी मेंशन कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसे वेक्टर क्वांटिटी बोल पा रहे हैं। आइए अब स्पीड के बारे में समझते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा देखें इसको। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस जो है हमेशा धनात्मक होगा, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होगा। देखिए डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 3 केसेस आर पॉसिबल इन डिस्प्लेसमेंट। तो उस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे आपने कोई डिस्टेंस तय किया, उस डिस्टेंस में जितना दूर तक आप चले वो टोटल का टोटल आपको कंसिडरेशन होता चला जा रहा है, टोटल के टोटल चीज़ को आप उसमें लेते चले जा रहे हैं। चाहे आप इसमें घूम रहे हैं इधर, फिर यहाँ से घूमे आप यहाँ, फिर उसके बाद आप घूमना चाह रहे हैं, फिर आए यहाँ, इसी प्रकार से और कहीं चले जा रहे हैं, तो वो टोटल डिस्टेंस में कवर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक का दूरी जो है 2 किलोमीटर है या तो 5 किलोमीटर है, तो 5 यहाँ से यहाँ तक चले आप 5, फिर वहाँ से आए 5, फिर इधर गए 5, फिर इधर 5, मीन्स क्या है, फिर यहाँ से 5, टोटल जितना आप डिस्टेंस तय किए सभी को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो देखेंगे तो मान लीजिए 5 + 5 + 5, इस तरह से जितना था सबको जोड़ेंगे तो ये कभी नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो भी नहीं आ सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, अगर आपने ए से बी तक चलना शुरू किया, ए से बी सपोज 2 किलोमीटर है या तो 5 किलोमीटर है, इस 5 किलोमीटर को आप देख लीजिए, हम क्या बोले कि नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। कैसे कैसे होगा हम प्रूफ करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक चले 5 किलोमीटर आपने तय किया, ये क्या हुआ, पॉजिटिव है, 5 किलोमीटर पॉजिटिव, प्रूफ हो गया। दूसरा क्या था हमारा, ज़ीरो कैसे होता है या तो नेगेटिव कैसे होता है। अगर आप यहाँ से चलना शुरू किए ए से बी तक और फिर आप चल करके ए पर ही रुक गए, आकर के ए पर ही आ गए चल के यहाँ से, या तो इस तरह से डायरेक्ट आप चले जैसे, फिर ए से, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बी से इस बार क्या किया आप ए पर आ गए, पहले ए से बी पर गए और पहले ये डायरेक्शन था आपका, फिर इधर आ गया, है ना। तो ए टू बी देन बी टू ए, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बोलता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ए से आप बी तक गए और बी से फिर ए पर आके रुक गए, तो जीरो से स्टार्ट किया आप और जीरो पे आके रुक गए, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, दूसरा प्रूफ हो चुका है। अब तीसरा नेगेटिव कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है। हमने बोला कि 3 केसेस राइज होते हैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट में 3 केसेस पॉसिबल है, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ डिस्टेंस यू शुड हैव टू सीन, आप पहले देख चुके हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो देखिए इसमें नेगेटिव कैसे होता है। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट आपका सी यहाँ पर कहीं है, यहाँ कहीं सी है, आपने पहले तय किया ए टू बी 5 किलोमीटर, ए टू बी 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस तय किया, फिर आपने बी से ए तक आ गया, बी से ए तक आ गया, मतलब डिस्टेंस की बात करें तो 5 + 5 = 10 आपने तय कर लिया डिस्टेंस, याद रखिएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ज़ीरो, अगर आप घूम के ए पर आ चुके हैं तो आप ज़ीरो तय किए, डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो है। और इस ए के बाद आप सी पर चले गए घूमते हुए, शाम का समय था, आप घूमते घूमते सी पर चले गए। अब बताइए सी पर जब चल गए तो यहाँ तक आपको ज़ीरो था, यहाँ से जैसे ही आप सी पर आए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, आप जैसे ही बढ़े सी की तरफ, ये मान लीजिए कि 2 किलोमीटर है, यहाँ का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, जबकि यहाँ का 5 किलोमीटर था। तो 2 किलोमीटर मतलब 5
माइनस ये 5 है और ये 5 माइनस 2 पर आ रहे हैं आप देखिए यहाँ से ये 2, 5 माइनस 2, कहने का मतलब ये था, सॉरी 5 यहाँ से यहाँ तक चले। आप देखिए पहले कलर ले लेते हैं, इसमें पहले आप यहाँ से यहाँ चले 5 ले लिए, प्लस यहाँ से यहाँ तक आए, ये यहाँ से यहाँ जैसे आप आए दूसरे दिशा में तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आप डायरेक्शन बदल रहे हैं। डायरेक्शन बदलने के बाद ये नेगेटिव में आ गया 5 माइनस 5, फिर यहाँ से आप आगे बढ़े तो 5 माइनस 5 माइनस 2, देखिए इस दिशा में चले माइनस हो गया, अगर इस दिशा में आप जाते तो ये प्लस होता, लेकिन इधर जैसे आप घूमे माइनस में लेंगे चाहे जितना भी हो उसमें, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 हो गया और ये -2 है। देखिए टोटल आपके पास माइनस में आया कितना, 2 आया, तो ये नेगेटिव भी प्रूफ हो चुका है। कहने का मतलब ये था डिस्प्लेसमेंट 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों केस हम देख चुके हैं, लेकिन डिस्टेंस में जो था सिर्फ और सिर्फ धनात्मक ही होगा, ये भी हम देख चुके हैं। सवाल में इस तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब आगे आइए पढ़ते हैं स्पीड, जिसको आप चाल बोलते हैं। स्पीड हमने अभी डेफिनेशन देखा था, दूरी बटे समय होता है। स्पीड कोई वस्तु एकांक समय में, देखिए कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे ही चाल कहते हैं। अर्थात चाल इक्वल्स टू चाल डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू दूरी बटे टाइम। स्पीड इक्वल्स टू चाल इक्वल्स टू दूरी बटे टाइम, कितना दूरी आप तय किए और कितना समय लगा आपको, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो चाल हमारा निकल जाता है। यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है, चूंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल का, स्पीड का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखते हैं वेग, जिसे वेलोसिटी बोलते हैं। वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है ये क्या है, स्केलर या वेक्टर, हम अभी आगे पढ़ चुके हैं। क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापन होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं, जी उसे ही वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी जो है अभी हम देख चुके थे, क्या था, ये स्केलर क्वांटिटी था। एक मिनट आपको दिखा देते हैं एक बार। सॉरी, ये वेक्टर क्वांटिटी था। विस्थापन जो था यह एक वेक्टर क्वांटिटी था, देख लेते हैं। देखिए हाँ, वेलोसिटी जो है, वेग जो है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी विस्थापन की बात कर रहा है। देखिए विस्थापन, तो विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, वेक्टर क्वांटिटी था हमारा, तो एक चीज़ वेक्टर आ गया जिसके वजह से यह वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे उसी तरह औसत चाल, एवरेज स्पीड देखेंगे। एवरेज स्पीड किसी वस्तु, एवरेज स्पीड में कहता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी तय समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल कहते हैं। जैसे औसत चाल का फॉर्मूला है तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। अगर मान लीजिए आप ये एक पॉइंट ए है, दूसरा बी और तीसरा सी, चौथा डी, इसको मिला देते हैं। ए से बी तक जाने में ये डिस्टेंस जो था d1, मान लीजिए d1, ये कितना दूरी है, d1 है। बी से सी d2 है और सी से डी तक d3 है। इसमें मान लीजिए आपका टाइम लग गया t1, यहाँ पे t2 और यहाँ t3, ये टाइम लग जाता है आपको। तो औसत चाल जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, वो क्या है, तय की गई कुल दूरी, मतलब कुल दूरी सबको जोड़ेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3, कुल दूरी हो गया, ये तय किया गया कुल दूरी, बटे तय करने में जो
समय लगा था वो टोटल समय जो है हम लिख देंगे क्या, t1 प्लस जैसे d1 प्लस d2 प्लस d3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3, ये था। यही हमारा क्या था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया बटे टोटल टाइम जो लगा हमको, अगर उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाता है। ये भी हमने समझ लिया। आगे देखते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, जिसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं आप। औसत वेग को ही एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए औसत वेग जो होता है, एवरेज वेलोसिटी, वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। कुल विस्थापन की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्टेंस की नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट आपको लगा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेज डिस्टेंस था बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल। इफ दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है उसे ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि कुल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से तो एवरेज वेलोसिटी हमको मिल जाता है। आगे देखिए ये सारा चीज़ डेफिनेशन बेस्ड है, आगे हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक बेस तैयार हो जा रहा है ताकि आगे हमको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी वस्तु के वेग, किसी वस्तु के वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वेग के दर को, वेग के परिवर्तन के दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं आप, चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। कितना वेलोसिटी आप ये चेंज हुआ उसमें अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं चेंज इन वेलोसिटी में तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, यहाँ से चल के यहाँ तक आया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v होता है और टाइम जो लगा वो t लगा, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स v माइनस यू बाय टोटल टाइम t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसका यूनिट देख लेते हैं हम कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है, वेग जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड बटे फिर हम क्या बोल रहे हैं, टाइम। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। अब देखिए मीटर पर सेकेंड बटे टाइम मीन्स 1/s, क्या हो गया टोटल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। यही SI यूनिट है इसका। देखिए अब इसको एग्जाम में आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें कहेगा मीटर सेकेंड माइनस 2, ये भी मिलेगा। इसको ही हम लिख रहे हैं ना, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर गया तो नेगेटिव में चला जा रहा है। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही था एक्सेलरेशन। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है, समय के साथ अगर वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी का इंक्रीज कर जा रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। समझ गए आप, त्वरण धनात्मक कैसे होगा, यदि समय के साथ वस्तु का, हमने अभी डिस्कस किया है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। जैसे इसे ही हम कहेंगे एक्सेलरेशन, दूसरा रिटार्डेशन। मीन्स एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन अगर यहाँ से चले, अगर किसी एक्सेलरेशन को जैसे 5 किलोमीटर पर आवर है मान लीजिए, या तो 15 किलोमीटर पर आवर है, इसी में आपने अगर बाइक चला रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर है, इसी को आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। सपोज 10 किलोमीटर पर आवर होता है तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन और इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहने का मतलब ये था
कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। इसे मंदन यानी रिटार्डेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रिटार्डेशन। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है, पहले 5 किलोमीटर पर आवर था, अब आपने कर दिया 15 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। समझ गए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? आगे देखिए, यदि वृत्तीय गति समझेंगे आप, थोड़ा सा बचा हुआ ये टॉपिक देख लेते हैं। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन जिसे बोलते हैं, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए एक पथ है, एक वृत्त के टाइप में, इस पर कोई बॉडी जो सो मूव कर रहा है, तो ये मूव जो कर रहा है इसे ही वृत्तीय गति हम बोलेंगे। वृत्तीय गति, किसी वृत्त पथ पर वो अपना डिस्टेंस तय कर रहा है। जैसे लट्टू की गति, घुमाते हैं तो हम लोग देखते हैं। झूले की गति, झूले में जो घूमता है इंसान, जो वो ऐसा वो झूला जो आप देखे होंगे इस तरह का रहता है, और यहाँ लोग बैठे हुए रहते हैं, चेयर लगा हुआ रहता है इस तरह का। ये आप मेला वगैरह में देखे होंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टेड होता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि हम भी इस पर एक बार बैठे हुए थे और काफ़ी मुसीबत हमको झेलना पड़ा था इसमें, अभी भी याद है हमको। उसके बाद दोबारा फिर हम हिम्मत नहीं किया कि इस पर हम बैठे। तो ये जो है एक वृत्तीय गति होता है, ये जब घूमने लगता है तो ये वृत्तीय गति होता है, इसे ही हम कहते हैं वृत्तीय गति। का उदाहरण था ये, यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है, तो उस गति का समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समान चाल से एक समान गति त्वरित गति होती है, क्योंकि इनमें वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती। क्या बोल रहे हैं कि एक समान गति त्वरित गति होती है, क्योंकि इसमें वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। वेग की दिशा बदल जाना मीन्स क्या? अगर ये है, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी घूम रहा है, यहाँ पर है, तो इसका डायरेक्शन अगर इस तरह से चल रहे हैं हम, तो इसका अभी दिशा क्या था? ये था। आगे यहाँ आया तो ये हो गया, उसी प्रकार से यहाँ जैसे आया तो ये हो जा रहा है। मीन्स क्या है? दिशा का चेंजिंग होते रह रहा है इसमें, देखिए बदल ही रहा है हमेशा, हर पॉइंट पर ये डायरेक्शन को अपना चेंज कर दे रहा है। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान गति त्वरित होती है क्योंकि इसमें वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है, वेग की दिशा बदल जाती है। अब आगे देखिए, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स जिसे कहते हैं। अगर आप मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर आप चल रहे हैं तो ये इंसान जो है इसके ऊपर एक बल लगता है जिससे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, अपने ओर खींचता है, और इसी को बैलेंस करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे आगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये सेंट्रीपेटल हो जाता है और ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल और ये सेंट्रीपेटल, अंदर की ओर लगा तो पेटल हो जाएगा, जिसे अभिकेंद्र कहते हैं, केंद्र की ओर, और बाहर की ओर तो सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। इसको याद करते हैं, सेंट्रीपेटल पेट की तरफ आ रहा है, सेंट्रीपेटल है ना, और केंद्र हिंदी में समझेंगे तो अभिकेंद्र, मतलब केंद्र की तरफ। अभिकेंद्र बल एक छद्म आभासी बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में अपकेंद्र, जिसको बोल रहे थे सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्र बल उसको बोलते हैं। यह एक आभासी है, ऐसा रियल में है नहीं, लेकिन यह एक हाइपोथेटिकल फोर्सेस होते हैं ये सब। यह एक आभास करवाता है आपको, जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट। अभी बताए हमने, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल जो अभी देखे सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में, वो प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार मोड़ पर अंदर की ओर झुक जाता है। आप साइकिल चलाते होंगे, अगर कहीं मोड़ मिलता है, सर्कुलर पाथ मिल रहा है, तो आप देखे होंगे कि आप अपने उस मोड़ के उस तरफ जो है साइकिल सवार जो आप अगर चला रहे हैं तो आप झुक जाएंगे, अंदर की ओर झुकेंगे। आप बाएं साइड में जो है अगर टर्निंग ले रहे हैं तो बाएं की तरफ आप झुक जाएंगे। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल मीन्स क्या है
कि वो बाहर की तरफ लगता है, वो बाहर की तरफ, उसका डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, और अभी केंद्र की तरफ इधर। तो ये कपड़ा सुखाने की मशीन वगैरह जो होता है, इसमें जब स्पीड काम करने लगता है, वो मशीन जब घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करने लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो मक्खन निकालते हुए आप गांव घर में देखे होंगे कि अगर आप लकड़ी का एक निकालने वाला होता है, उससे भी अगर निकालते हैं तो देखे होंगे कि उसमें भी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए घुमावदार रेलवे ट्रैक व घुमावदार सड़कें एक तरफ को झुकी हुई या उठी हुई होती है। इसी के कारण जो है सो रेलवे ट्रैक जो है सो एक तरफ झुकी हुई होती है, घुमावदार जहाँ रहता है वहाँ पर झुका हुआ रहता है, एक तरफ उठा हुआ रहता है। क्यों? इसको बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों आज का क्लास यही हम फिनिश करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करें, ज़रूर आप इसको जो है सो किसी दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन प्रेस भी करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस आपको मिलता रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, और हम भी इसमें जो है सो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास भी रहेगा, और इसी तरह से क्लासेस, इंटरेस्टेड क्लासेस जो है हम लाते रहेंगे। देखिए ये शुरुआत है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को उतना गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। जैसे जैसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ आते जाएंगे हम उस पर डिटेल आपको समझाते जाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।